नमस्कार। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। सीएम योगी की बात करते हैं। सीएम योगी समाजवादी किले के अंदर गए चुनाव प्रचार के लिए। उपचुनाव मैनपुरी के करहल में गए। एक्सपर्ट बताते हैं कि वहाँ सहानुभूति की लहर चल रही है नेताजी के प्रति। इसी लहर को अपने कमंडल में डालने के लिए बाबा पहुँचे मैनपुरी। योगी जी ने वहाँ जाकर फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए चाचा शिवपाल जी को फुटबॉल बताकर एक गोल कर दिया। अब मीडिया रिपोर्टर्स में इस बात का टेंशन था कि इस खबर को पॉलिटिकल पेज पर लेना है या फिर स्पोर्ट्स पेज पर लेना है, हेडलाइन क्या लिखना है। वैसे बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि योगी जी पर चढ़ गया फीफा का बुखार, इस तरह की हेडलाइन आ जाए तो जाकिर नाइक के चक्कर में पड़े कतर से बिगड़े रिश्तों पर कतर को रिश्ते सुधारने का मौका मिल जाएगा। वैसे सीएम योगी जी ने शिवपाल जी को पेंडुलम भी बता दिया। पेंडुलम क्यों बताया आपको बताते हैं कि पेंडुलम बताते हैं। कहाँ सपा का दरवाज़ा गालिब और कहाँ कुर्सी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, जैसी सिचुएशन झेल चुके शिवपाल जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और कोई प्रगति नहीं हुई तो बीजेपी की तरफ प्रगतिशील होते होते फिर भतीजे के फ़ोन पर पिघल कर वो समाजवादी हो गए। हालांकि प्रसपा बनी रही। योगी जी ने याद दिलाया कि एक वक्त ऐसा आया कि चाचा को बैठने की जगह नहीं दी गई और कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा। शिवपाल जी को मानना पड़ा हैंडल पर बैठने के लिए। और जिस तरह उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया वो काबिल तारीफ़ है। वैसे अगर सचमुच में घड़ी का पेंडुलम अगर कोई गाना गाए तो क्या गाएगा? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया मैं तेरे संग हो गया। बस एकदम शिवपाल जी ऐसी ही सिचुएशन में। इसीलिए तो योगी जी कह पड़े कि पेंडुलम जैसी हालत हो गई है। वैसे ये भी बोल गए कि फुटबॉल कभी इधर कभी उधर होते रहती है और फुटबॉल और पेंडुलम दोनों नहीं बनना चाहिए। कोट एंड कोट जनसभा में शिवपाल जी को याद करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल यादव जी की स्थिति पेंडुलम के जैसी हो गई है। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता। चाचा को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और कुर्सी के हत्थे पर बैठाया जाता है उनको, ऐसा कहना है योगी जी का। फिर आगे उन्होंने कहा फीफा चल रहा है इन दिनों, बेचारे चाचा को फुटबॉल बना दिया है, इधर से उधर होती रहती है फुटबॉल। पेंडुलम नहीं बनना चाहिए और फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी सैफई स्टेडियम में, वैसे अनकोट हो चुका है, मैं तो कह रहा हूँ ये हम ध्यान रखिएगा, समाजवादी सैफई स्टेडियम में नेताजी की याद में फ़ुटबॉल का मैच रखने का अगर सोच भी रहे होंगे तो अब तुरंत उस सोच को रेड कार्ड दिखा देंगे लोग। क्यों? क्योंकि मामला ही ऐसा है। वैसे नेताजी की याद बीजेपी भी कर रही है। योगी जी ने शब्द इस्तेमाल किया, उस पर गौर कीजिए। श्रद्धेय नेताजी, उनके सपनों को पूरा हम करेंगे। श्रद्धेय नेताजी के सपनों को पूरा हम करेंगे, ये कहा योगी जी ने। उन्होंने कहा था कि अब 2019 के बाद बीजेपी ही जीतेगी, इसीलिए सपने को पूरा करना है। गजब है ना। बीजेपी अपनी विरोधी पार्टियों के महान पुरुषों का इस तरह सम्मान करती है कि उस पार्टी को इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हमारे आदर्श कहीं बीजेपी वाले लूट न ले जाएं। सरदार पटेल साहब कांग्रेस के थे पर
बीजेपी वाले इस तरह उनकी जयंती मनाते हैं कि कांग्रेस को मजबूरी में जयंती मनाना पड़ता, ताकि बताते रहे कि हमारे थे। उधर शिवसेना वालों में टेंशन चल रही है कि बीजेपी वाले बाला साहेब के स्मृति स्थल पर कुछ ज़्यादा जाने लगे हैं और शिंदे वाली शिवसेना के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धांजलि सभा रखने की जुगत में है। तो टेंशन तो होगी। एनीवे, लौट के आते हैं मैनपुरी में, ज़रा बाइट सुनते हैं योगी जी बोले क्या हैं। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। फुटबॉल बनने से बचना होगा। योगी जी के शिवपाल जी को फुटबॉल कहने के बाद कहीं सपा इस शब्द को ही बैन न कर दे। बीजेपी कुछ समय से मैनपुरी में पेनल्टी कॉर्नर का मौका ढूंढ रही है, लेकिन पेनल्टी भरनी पड़ी शिवपाल जी को। शिवपाल जी की जेड सुरक्षा वाई में बदल गई। बचपन में ABCD सीखी थी ना, कभी नहीं सोचा होगा कि जो शब्द पहले आता है वो छोटा होगा और जो शब्द बाद में आता है वो बड़ा होगा। जेड बड़ा है, वाई छोटा है। और कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते थे तो केवल नंबर कटते थे। यहाँ तो जेड की जगह वाई हो गया तो आदमी कट गए। जेड में 22 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, उसके अंदर कमांडो भी होते हैं, और वाई में 11 होते हैं, तो कट गए ना नंबर्स। तो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आई थी, तो वाई से जेड श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल जी की दोबारा बहाल की गई थी। और योगी सरकार ने ही मार्च 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद शिवपाल जी के समेत बाकी सुरक्षा नेताओं को कम कर दिया गया था। लेकिन बहाली तब हुई थी जब शिवपाल जी ने मुलाकात करके बताया था कि उनको किसी बात का ख़तरा है और इसीलिए उनको जेड सुरक्षा मिली थी। वैसे उस समय सबसे बड़ा कारण ये लग रहा था और कहा भी था कि समाजवादी पार्टी से उनका अलगाव हुआ है। तो रणनीति ये थी कि अलगाव की वजह से उनको अंदेशा है सुरक्षा को लेकर। सीएम योगी जी ने भी इस मामले को समझते हुए सिक्योरिटी कवर में बदलाव कर दिया था। लेकिन अभी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी एकजुट होते दिखे, तो अब उनको थोड़ा खतरा कम है क्योंकि निकटता बढ़ गई है। मैनपुरी में घर घर जाकर शिवपाल यादव जी बहू डिम्पल यादव जी के लिए वोट भी मांग रहे हैं, और वोट मांगते समय उनकी सुरक्षा का जो जोखिम है वो एनालिसिस किया गया और वो खतरा कम पाया गया और इसलिए चेंज हो गई। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में तमाम मसलों पर गौर करते हुए शिवपाल जी की सुरक्षा कम किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ कमेंटरों के कमेंटर इसके पीछे का राजनीतिक मकसद भी निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी क्यों किया गया। तो दूसरे तरफ के कमेंटरों के कमेंटर ये कह रहे हैं कि लखनऊ का ऑफिस भी छिन सकता है, क्योंकि प्रसपा अपनी पार्टी स्टेटस बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी ये पता नहीं है, और नहीं रखेगी तो ये ऑफिस भी गया। और अति विशिष्ट व्यक्ति को सुरक्षा गहरा किए जाने के संबंध में राज्य स्तर पर जब समिति होती है, वो सुरक्षा समिति तय करती है कि कैसे उनको सुरक्षा मिलनी है
वीआईपी मिलनी है, जेड मिलनी है, एक्स मिलनी है, वाई मिलनी है, और आवेदनों पर विचार किया जाता है। सरकार के स्तर पर फैसला किया जाता है, फिर गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, फिर संबंधित जिला के एसपी की ओर से अति विशिष्ट नेता या अति सुरक्षित रखे जाने योग्य व्यक्ति ढूंढ को कवर दिया जाता है, अधिकारी उनको कवर उपलब्ध कराते हैं। योगी जी की रैली के बाद कमेंटरों के कमेंटर बोल उठे कि गाड़ी चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, हम भी देखेंगे साइकिल चलेगी या चलेगा कमल का फूल। योगी जी ने आज जो मैनपुरी में याद दिलाया, उससे हमें याद आया कि ठंड में च्यवनप्राश जरूर खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि योगी जी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैनपुरी ऋषियों की तपस्थली रही है। इससे लोग ढूंढने लगे कि कौन कौन से ऋषि यहाँ पर थे, तो पता लगा कि मैनपुरी के औंछा में 88,000 ऋषियों की तपस्थली है, और च्यवन मुनि, श्रृंगी ऋषि, ओम ऋषि यहीं पर थे। च्यवन मुनि का जो मंदिर, च्यवन ऋषि का मंदिर भी यहाँ पर आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष मेला लगता है और दूर दराज से लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। च्यवन ऋषि के आश्रम का मुख्य आकर्षण यहाँ का कुंड है, जहाँ लोग डुबकी लगाकर मन्नत मांगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार च्यवन ऋषि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के भाई और भृगु ऋषि के पुत्र थे। बताते हैं कि औछा में हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, और जब तपस्या की तो शरीर जो था उनका वो मिट्टी के टीले में दब गया, आंखें दिख रही थी बस। उस दौरान अयोध्या के राजा शर्यात अपनी पुत्री सुकन्या के साथ जंगल में शिकार के लिए आए, और सुकन्या ने मिट्टी के टीले में चमकती हुई च्यवन ऋषि की आंखों में नुकीली लकड़ी चुभो दी। इससे उनकी आंखों से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा शर्यात ने च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी और सुकन्या को उनकी सेवा में वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद कुंड में एक जड़ी डाली गई। जड़ी बूटी के बारे में मान्यता है कि आश्रम में जो कुंड है वो इंद्र के अमरावती बाग से औषधि मंगाकर उसमें जड़ी बूटी डाली गई थी, और उसी से दवा तैयार की गई। इस दवा का नाम था च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि को प्रणाम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें इस समय च्यवनप्राश तो मिला ही, लेकिन एक कहावत भी मिली। कहावत ये मिली कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। ये कहावत उन्हीं से मिली है। वैसे कौन घोड़ा है कौन गधा है, अपने हिसाब से सोच लीजिए आप। कहते हैं कि उस कुंड में मेंढक नहीं पाए जाते हैं। भैया, जिसने भी इतिहास लिखा है कि मैं बता दूं कि मेंढक भले ही नहीं पाए जाए कुएं में, पर मेंढकों जैसी आदत हमारे अंदर पाई जाती है। किसी अच्छे काम के लिए हम एक साथ इकट्ठे एक जगह हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि मेंढकों को तोला नहीं जा सकता। तौलने से एक शेर याद आया अल्लामा इकबाल साहब का। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना नहीं करते, तौला करते। नहीं, चेंज है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते, तौला नहीं करते। जमहूरियत मतलब लोकतंत्र। और तौलने पे से और गिनने पे से याद आया कि राहुल गांधी जी की यात्रा में भी गिनती हो रही है कि कितनी भीड़ आ रही है। अभी इंदौर में थे, इंदौर में भीड़ का जितना भी हिसाब किताब है वो बाकी जगहों से बहुत अच्छा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। राहुल गांधी जी ने बीजेपी पे वहाँ बड़ा आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी मेरी इज्जत खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाजपा की दिक्कत है कि उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को ख़राब करने में लगा दिए और मेरी इमेज कुछ और बना दी, लेकिन मेरे लिए ये फ़ायदेमंद रहा। उन्होंने कहा सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हों तो निजी हमले होंगे। अगर मुझ पर ये हमले हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। एक प्रकार से मेरा गुरु है ये, और ये मुझे सिखाता है कि मुझे इधर जाना है उधर नहीं जाना है। लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई की समझने की है। ये राहुल जी ने बताया पूरा। से राहुल जी कोई आपको बताए ये बात कि आपके साथ जो नेता चल रहे हैं ना, वही लोग बीजेपी के करोड़ों रुपए बचा रहे हैं।
बीजेपी जब सोचती होगी कि कांग्रेस के खिलाफ एक कैंपेन चलाना है, तो पत्रकारिता की पारी पूरी कर चुके विभिन्न दलों में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए इमेज बनाने और बिगाड़ने वाले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर पहुँचे हुए पूर्व वरिष्ठ पत्रकार उनको मैनेजमेंट गुरु बनकर सलाह देते हैं कि एक आध एजेंसी रख लो, 2-4 करोड़ रुपए लगेंगे बस। अब बीजेपी वाले मन बना ही रहे होते हैं, तब तक राहुल गांधी जी के आसपास का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है कि नुकसान कांग्रेस वालों को होता है। बीजेपी वालों को लगता है कि जब कोई काम फ्री में ही हो रहा है तो उसके लिए 2-4 करोड़ देने की ज़रूरत क्या है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब उनके आजू बाजू का कोई नेता नहीं बोलता तो खुद रागा बोल देते हैं, राहुल जी खुद ही बोल देते हैं, और उस बात में करीब करीब जो भी बात बोलते हैं उस बात में 100 लीटर आटे का वजन तो होता होगा। ये देखिए ज़रा कि लोग अभी उनके एक्शन का कैसे मजाक या मीम बना रहे हैं, ज़रा देखिए उड़ता तीर कैसे लेते हैं सिखा रहे हैं कमेंटरों के कमेंटर। और वीडियो है राहुल जी वाला, ये देखिए ज़रा वीडियो, ये आपके यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए कमेंटरों के कमेंटर इस पर बता रहे हैं, तीर कमान वाला वीडियो। राहुल जी ने तीर चलाया, उल्टा ऐसे घूम के सामने आ गया, तो इस पे कमेंट चल रहे हैं। अब होता क्या है कि ऐसी जब स्थिति आती है तो लोग चालू हो जाते हैं, और जिस इमेज की राहुल जी बात कर रहे हैं वो बनने तो दूर बिगड़ने लगती है। राहुल जी वैसे भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंदौर में थे, दोबारा आपको बता दें, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने जवाब देते रहे, अलग अलग सवालों की बौछार थी, उसको उन्होंने अच्छे से लिया सवालों को, और बोला भी उन्होंने। सुनिए कि राहुल गांधी जी ने कहा क्या। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे यात्रा में क्या क्या हो रहा है। मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं, जयराम जी आपकी परमिशन से। तो एक तो चल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा किसी का दर्द होता है तो उसका सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि पेशेंस जो होती है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है। कि अगर मैं पहले 1-2 घंटे में इरिटेट हो जाता था, अब मैं 8 घंटे में इरिटेट नहीं होता हूं। नहीं, आप हंस रहे हो, मगर ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अब मुझे यहां धक्का लग जाए, पीछे से खींच लिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पेशेंस है वो बढ़ रही है। और तीसरी बात है कि सुनने का तरीका बदल गया है। तो अब अगर कोई व्यक्ति आता है, जिस प्रकार से मैं उसकी आवाज को सुनता हूं उसका नेचर बदल गया है। मैं ज्यादा उसकी ओर से आवाज को सुनता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं, मैं यहां से नहीं देखता हूं, मैं उधर से देखता हूं। तो ये मुझे लग रहा है काफी फायदेमंद चीजें हैं। सुनने का तरीका बदल गया है, लगता है कि किसी ने राहुल जी को बता दिया कि जीवन जीने का नियम यही है, सुनो सबकी, करो मन की, इसलिए सुनते रहो जो भी बोला जा रहा है। बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। इसलिए सारी बातें सुन लिया करो, और सुनना ही है तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप सुनिए, करेंगे वो लोग, ध्यान रखना। इसलिए सुनते रहो, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। आजकल राहुल गांधी जी प्यार मोहब्बत की बात बहुत बोल रहे हैं। उन्होंने एक जगह कहा कि मोहब्बत करने वाले डरते नहीं, और जो डरते हैं वो मोहब्बत करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। गाना याद आया ना। वैसे सुनने के ऊपर से हमको ये याद आया कि आजकल लोग सचमुच सुनना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच जिस भी फैक्ट्री से बनकर आता है उसका स्वाद बड़ा कड़वा होता है। बशीर बद्र साहब का शेर है कि मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। इसलिए राहुल जी, अच्छा है कि आप सुनने की आदत डाल रहे हैं। वैसे आपको सुनना सीखने के लिए इतना चलने की ज़रूरत नहीं थी,
या तो शादी कर लेते या फिर किसी शादीशुदा के पास बैठ जाते, वो आपको बता देता कि घर में पत्नी उसे सुनने की कला में एक्सपर्ट कैसे बना रही है। ये भी बता देता वो कि क्या क्या सुनना पड़ता है। एक वाइफ को हीमैन जैसा हस्बैंड भी चाहिए और ये भी चाहिए कि हीमैन उसके सामने गुड्डा बनकर उसकी बात सुनते रहे। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। वैसे कुछ ना अगर बोले तो भी ये ज़रूर बोले वो गुड्डा कि सॉरी मेरी गलती थी। ये वाक्य सॉरी मेरी गलती थी, ये उसको बोलना है उस गुड्डे को। एक और शेर याद आ गया सुनने पे सही। सुनते हैं कि हर चीज़ मिल जाती है दुआ से, किसी रोज़ तुम्हें मांग कर देखेंगे खुदा से। वैसे राहुल जी अंदर ही अंदर खुदा से पीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, सबको पता है, हो रहा होगा। मीडिया ने राजस्थान के बारे में राहुल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच चल रहा जो घमासान पे आपने सवाल किया है, मैं इस बात की गारंटी दे दूं कि राजस्थान में इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गजब है। इधर राजस्थान में करियर डूबने को है किसी का या डूबने वाला है। गहलोत जी पायलट जी में बस हाथापाई छोड़ के सब कुछ हो गया है, वो मुँह जबान जितना होना था सब हो गया है। और राहुल जी को अपनी यात्रा की पड़ी है। वैसे पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में अपना बयान दिया है और जयराम रमेश जी ने भी कुछ बोला है इस बारे में। जरा सुनिए जयराम जी को। मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं चौथी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है और संगठन को जो मजबूत करेगा वो ही हल निकाला जाएगा कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। आपने सुना, व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं, और ये भी कहा कि अप्रत्याशित है। आने जाने पे से याद आया कि मासूम सी ज़िंदगी का इतना फसाना है कि एक का आना है और एक का जाना है। राजस्थान में बड़ा गजब चल रहा है। वैसे राहुल गांधी जी ने उन दोनों को असेट बताया कि ये बहुत बड़े असेट हैं हम लोगों के लिए। गहलोत जी और सचिन पायलट जी ये असेट हैं। यू आर असेट फॉर अस कहना, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ये एचआर की बात याद आ गई होगी। जब बॉस अपना क्यारे में कमेंट डालते हैं आपके लिए तो लिखते हैं ही इज़ और शी इज़ असेट फॉर अस, असेट फॉर कंपनी। लेकिन उसके बाद एचआर करते क्या, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको ये बाइट सुन के, जयराम जी की बाइट, जो कि उनका कहना है कि 3 बार वो बोल चुके हैं, वो कह रहे थे कि अप्रत्याशित है। इसका मतलब इससे क्लू या हिंट तो मिलता है कि अब शायद कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस का विमान दे दिया जाए और पायलट साहब कॉकपिट में बैठे चलाए, पीछे गहलोत साहब बैठे रहें, कुर्सी की पेटी बांधने के इंस्ट्रक्शन सुनते हुए और कुर्सी की पेटी बांध लें और सफ़र चालू कर दें कहीं और का। सफ़र से याद आया कि सफ़र में जितना कम सामान होगा उतना ही आराम होगा। चलिए चलते हैं, हम भी कुर्सी की पेटी बांधते हैं,
हमको भी तो आना और जाना है। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी, खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यहीं मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है और हमारे शो का नाम फुल टॉस है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। जय हो।